नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अथॉरिटेरियन रिजाइम्स एंड डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अथॉरिटेरियन रिजाइम्स होती क्या हैं और डेमोक्रेटिक रिजाइम्स क्या होती हैं, इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके इस टॉपिक को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिजाइम्स की। लोकतांत्रिक व्यवस्था या सरकार कैसी होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको अथॉरिटेरियन रिजाइम्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम लोग इन दोनों टॉपिक्स का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। एक लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र से हमारे दिमाग में सबसे पहले डेफिनेशन आती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी उसके अंदर जो सरकार होगी वो लोगों द्वारा चुनी गई होगी। लोगों को पूरी तरीके से सिटीजन्स के वहाँ पे अधिकार होंगे। उन अधिकारों का यूज़ करके अपने आप को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी पर्सनैलिटीज़ को बिल्ड भी कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे देश हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक का वादा करते हैं कि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको पूरी तरीके से आज़ादी मिलती है तभी वो डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाया जा सकता है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए कुछ फीचर्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में लोग पूरी तरीके से आज़ाद होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, लोगों के पास पूरे अधिकार होने चाहिए। उन अधिकारों का इस्तेमाल करके, या हम इसको फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके जो भी लोग हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अधिकार मिलना लोगों को ज़रूरी है। लोगों को आज़ादी भी ज़रूर होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके, जो भी उनके डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको पूरा कर सके, जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको पूरा कर सके। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि लोगों जो पावर हो वो लोगों से हो, जो सरकार भी चुनी हुई हो वो लोगों द्वारा ही चुनी गई हो और सरकार की लोगों की तरफ से या लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बंदिशें या फिर मजबूरी ना हो। लोकतांत्रिक सरकार हो, लोगों द्वारा चुनी गई हो और सरकार के अंदर भी जो लोग बैठे हों वो सिर्फ आम लोगों के बीच में से निकल के आए हों दोस्तों। तो ये था डेमोक्रेटिक रिजाइम्स दोस्तों। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजाइम्स की। दोस्तों, सबसे पहला फीचर है इलेक्टेड गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर, रिजाइम सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी गई हो। और लोगों द्वारा चुनी गई का मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रॉपर क्योंकि आप देखेंगे कि अथॉरिटेरियन रिजाइम्स में भी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लेकिन अथॉरिटेरियन रिजाइम्स में दोस्तों क्या होता है, जो सरकार होती है वो लोगों की मजबूरी होती है। लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, कुछ गिने चुने ही पार्टीज़ होती हैं जो रूल करती हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स के अंदर सरकार भी लोगों द्वारा चुनी जाती है, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और जो चुनाव होते हैं पूरी तरीके से निष्पक्ष होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे चुनाव होते हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको कंटेस्ट करती हैं। वोटर्स पूरी तरीके से आज़ाद होते हैं, वोटर्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता। वो जिस भी कैंडिडेट को या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं पूरी आज़ादी से बिना किसी डर के वो उनको दे सकते हैं। उसके बाद तय किया जाता है जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है, जिस सरकार की, जिस राजनीतिक पार्टी की बहुमत होता है दोस्तों लोकसभा के अंदर, उसकी सरकार बनती है। तो बड़ा सिंपल सा व्यवस्था है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स की। आप इसको समझ गए होंगे, आप इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो ये सबसे पहला फीचर है किस चीज़ का, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का, जो आपको बताता है कि जो सरकार हो वो लोगों द्वारा ही चुनी गई हो और प्रॉपर लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित हो। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अगले फीचर की, और अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों। ये एक अथॉरिटेरियन रिजाइम्स में या डिक्टेटरशिप रिजाइम में कभी नहीं होती है। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी होती है अभिव्यक्ति की। लोग अपनी बात को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के पूरी तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। और इवन अगर सरकार के खिलाफ भी कोई बात होती है तो लोग आज़ाद होते हैं, बिना डरे सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये बड़ा सिंपल सा हिसाब है। एक लोकतांत्रिक रिजाइम के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोगों के पास पूरी तरीके से आज़ादी होती है। ना तो प्रेस के ऊपर कोई भी पाबंदी, सेंसरशिप लगाई जाती है,
ना ही लोगों के ऊपर लगाई जाती है, ना किसी धर्म के ऊपर लगाई जाती है, ना ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का कोई भी दबाव बनाया जाता है, ना ही कोई सेंसरशिप की जाती है दोस्तों। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम भारत के अंदर भी देखते हैं। टाइम टू टाइम लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो भी उनकी कमियां होती है उसको उजागर दोस्तों हर हालत में कई बार करते रहते हैं। और तीसरा और आखिरी फीचर दोस्तों डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। जो सरकार होती है वो पूरी तरीके से लोगों की जवाबदेही होती है, वो लोगों से बचकर नहीं जा सकती है। जवाबदेही का मतलब क्या होता है, वो जो भी पॉलिसीज करती है, जो भी फैसले लेती है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से लोगों को देनी पड़ती है। अगर कोई भी सरकार कोई ऐसे फैसले लेती है, ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे लोग खुश नहीं होते, तो उसका जवाब उसको अगले चुनाव में मिल जाता है दोस्तों। तो क्या होता है, अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो विपक्ष होता है उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष मजबूत भले वो सरकार में ना हो, लेकिन वो इतना मजबूत होता है कि वो सरकार की कमियों को उजागर कर सकता है और सरकार के ऊपर पाबंदी लगा सकता है कि सरकार सारी चीज़ें अपने हिसाब से ना करे। तो ये एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था हमारा, या डेमोक्रेटिक रिजाइम्स बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑथोरिटेरियन रिजाइम की। तो दोस्तों अथॉरिटेरियन रिजाइम का सिंपली मतलब होता है, इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई भी लोग पूरी तरीके से अंधे होकर किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पे बिलीव करें, चाहे वो उनकी मजबूरी हो, चाहे वो अपनी मर्जी से करे, लेकिन पूरी तरीके से एक अथॉरिटी की चलना, एक ग्रुप की चलना, पूरी तरीके से राज्य को कंट्रोल करे, उसको हम अथॉरिटेरियन रिजाइम बोलते हैं। और ये कंप्लीटली डिफरेंट या अपोजिट टू द डेमोक्रेटिक रिजाइम, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पूरी तरीके से खिलाफ होता है दोस्तों। एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक तरफ अथॉरिटेरियन रिजाइम्स है। और आगे हम इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, इन दोनों के बारे में आपको, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स के बारे में आपको बता चुका हूं और अथॉरिटेरियन रिजाइम के बारे में आपको बताता रहूंगा, और साथ साथ उसको डेमोक्रेटिक जो रिजाइम होती है उससे कंपेयर करते रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला यही है कि जो भी अथॉरिटेरियन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इट इज अपोज टू द इंडिविजुअल फ्रीडम थ्रू द एक्शंस। पूरी तरीके से जो उनके एक्शंस होते हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। बात करें जहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म होता है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है दोस्तों, वह जो पावर होती है वो लिमिटेड कुछ लोगों के हाथ में होती है, और सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं, चाहे वो एक एलीट ग्रुप हो सकता है, एलीट क्लास हो सकती है, या किसी रिलीजियस क्लास हो सकती है, किसी पर्टिकुलर, या मिलिट्री लीडर्स हो सकते हैं उसके अंदर, या कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो ऐसी ही एक ग्रुप होता है जिसके हाथ में पूरी तरीके से पावर बिलोंग करती है, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग होते हैं, एलीट जो ग्रुप होता है, अथॉरिटेरियन रिजाइम होता है, वो लोगों की पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं होती है, ना ही उसकी सरकार के प्रति या लोगों के प्रति, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके प्रति कोई भी किसी भी तरीके की जिम्मेदारी दोस्तों नहीं होती है। तो सबसे पहला फीचर दोस्तों यही है कि अथॉरिटेरियन रिजाइम्स के अंदर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से उल्टा है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में। और यहाँ पर क्या होता है, लोग अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, ना उनको कोई भी फ्रीडम दी जाती है, ना स्पीच की, ना प्रेस की, ना रिलीजन की, और इवन जो मेजॉरिटी रूल होता है वो माइनॉरिटी को राइट्स भी नहीं देता है, उनके हितों की रक्षा भी नहीं करता है। जो भी उसके अंदर माइनॉरिटी, जिस भी ग्रुप की, जिस भी कम्युनिटी की सरकार होती है, वो माइनॉरिटी ग्रुप को कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देता है, ना ही उनको कोई भी अधिकार देता है। और इवन दोस्तों एक अथॉरिटेरियन रिजाइम्स के अंदर लोग बिल्कुल भी आज़ाद नहीं होते, उनको क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, ये लोग तय नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा कौन तय करता है, सरकार तय करती है। सरकार ब्लाइंडली कोई भी फैसला सुना देती है, अथॉरिटी जो फैसला सुना देती है वो पूरी तरीके से लोगों को मानना पड़ता है, और उसके बाद अथॉरिटी की लोगों के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे फीचर की बात करें, तो लैक ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड द लैक ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र भी पूरी तरीके से, या चुनी हुई सरकार वहाँ पर नहीं होती है, और विपक्षी पार्टी भी काफ़ी हद तक कमज़ोर होती है। अथॉरिटेरियन सरकार में हो सकता है कि चुनाव हो भी, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद लोगों के पास पूरी तरीके से आज़ादी नहीं होती है कि वो अपने किस पॉलिटिकल पार्टी या किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, हो सकता है उन राज्यों के अंदर सिर्फ गिनी चुनी पार्टीज हो, या सिर्फ एक ही पार्टी हो। जैसे चीन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कम्युनिस्ट पार्टी है,
और सिर्फ एक ही पार्टी होती है और लोगों की मजबूरी बन जाती है पूरी तरीके से कि वो उस ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सके। इसका मतलब क्या है, लोगों के पास लोग वोट जरूर दे रहे हैं, चुनाव जरूर हो रहे हैं, लेकिन लोग फ्री होके अपनी आज़ादी से, अपनी मर्जी से अपने कैंडिडेट्स को नहीं चुन पा रहे हैं। और होता क्या है इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि पूरी जो पावर होती है वो सिंगल पार्टी के आसपास घूमती है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो मिलिट्री ग्रुप हो। जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी वो एलीट ग्रुप होता है, पूरी जो पावर का जो कंट्रोल होता है राज्य को चलाने का, वो हर तरीके से उस ही एलीट ग्रुप से बिलोंग करता है और वो ग्रुप लोगों के बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होता है। और इसके अलावा बात करें अपोजिशन पार्टी की, तो या तो वहाँ अपोजिशन पार्टी होती ही नहीं है या इतनी कमज़ोर लेवल पे होती है कि वो compete ना कर सके। और सिंपल सा मतलब है, जो वहाँ पर सरकार होगी वो कानून की व्यवस्था के हिसाब से या संवैधानिक तौर पर नहीं होगी, वो जोर जबरदस्ती से होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार होगी वो किसी भी दूसरी अपोजिशन पार्टी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी, या तो उसको गलत तरीके से या असंवैधानिक तरीके से हटा देगी या खत्म कर देगी या फिर कमजोर बना देगी। तो ये था दूसरा पॉलिटिकल पॉइंट इसका। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, आखिरी पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट है रूल ऑफ एलीट या लिमिटेड ग्रुप। इसका मतलब क्या है, अथॉरिटेरियन रिजाइम के अंदर, अथॉरिटेरियन जहां सिस्टम होता है वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग रूल करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हो सकता है वहां का मोनार्क वो राजा हो सकता है वहां का तानाशाह हो सकता है कोई भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हो वहां पे, या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जो पूरे देश को कंट्रोल करते हो। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जब वहाँ पर प्रधानमंत्री भी होते हैं और राष्ट्रपति भी होते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है। ज़रूर वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है उन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। पावर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं के हाथों से बिलोंग करती है। जैसे आपने चाइना में देखा होगा, चाइना में राष्ट्रपति होता है लेकिन वो लोगों द्वारा चुन के भी आता है, लेकिन पूरी तरीके से उस राष्ट्रपति की ही चलती है। तो ये अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर को दिखाता है। चुनाव ज़रूर होते हैं और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से। ठीक इसका उल्टा होता है अथॉरिटेरियन रिजाइम। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरीके से क्या होता है, लोगों के पास अधिकार होते हैं, यहाँ अधिकार नहीं होते हैं। वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। वहाँ सरकार जो होती है लोगों की चुनी हुई होती है, यहाँ जरूरी नहीं है कि सरकार लोगों की चुनी हुई हो सकता है वो जोर जबरदस्ती से भी राज कर रही हो। वहाँ की जो सरकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, वो लोगों की जवाबदेही होती है, चुन के आती है। लेकिन यहाँ की जो सरकार होती है वो लोगों की जवाबदेही पूरी तरीके से नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजाइम में सिस्टम ही ऐसा होता है कि कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी या कुछ ही ग्रुप एक ऐसा हो जो स्ट्रांग हो, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाए। तो ये फीचर्स मैंने आपको बताया। आई होप आपको अथॉरिटेरियन रिजाइम्स में और डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो और भी आपका कोई टॉपिक है इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देता हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास 11, 12 एंड ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।